तो चुनाव नजदीक है और यूपी के सियासत में जिन्ना की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हरदोई के एक कार्यक्रम में जिन्ना का नाम बड़े अदब से ले लिया। खास बात यह कि जिस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को महान बताया, वो कार्यक्रम लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती पर था। इस दिन को एकता दिवस कहा जाता है, यानी एकता दिवस पर अखिलेश ने बांटने वाले खलनायक की बात की। अब अखिलेश के ऐसे बयान के पीछे की सियासत क्या है, नेशन 360 डिग्री में आज इसी का विश्लेषण करेंगे। अखिलेश के बयान पर आरोप लग रहा है वो एक खास समुदाय को साधने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अखिलेश की सियासत को समझने के लिए पहले जरा यूपी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। यूपी के कुल आबादी में करीब 80% हिंदू हैं, जिसमें करीब 19% मुस्लिम और बाकी 1% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिसमें से 143 सीट मुस्लिम बहुल हैं, यानी 1/3 से ज्यादा सीटों पर मुसलमान जीत हार बदलने का प्रभाव रखते हैं। करीब 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं, 50 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 23 सीटों पर करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं, यानी एक मुश्त मुस्लिम वोट जिस तरफ पड़ा उधर जीत पक्की हो जाती है, कम से कम इन सीटों पर। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को लग रहा हो कि मुस्लिम वोट बटा तो उनका सियासी वजूद ही खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी भी ताल ठोक कर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और बीएसपी भी मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को यूपी में ले आए हैं। यूपी में ओवैसी आए तो मुसलमानों को डराने की कोशिश की। ओवैसी का सिक्का न चल जाए, इसलिए अखिलेश भी तुष्टीकरण पर लौट आए। यूपी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठने लगा है। क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इस कदर आगे बढ़ जाएंगे कि एक खलनायक को नायक बता देंगे, वो भी बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। कहां सरदार पटेल और कहां मोहम्मद अली जिन्ना। पटेल ने देश जोड़ा और जिन्ना ने देश तोड़ा, लेकिन अखिलेश को पटेल, नेहरू, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा एक ही लगती है। अब ऐसा कहकर अखिलेश यादव जिन्ना को महान बता रहे हैं या देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, ये अखिलेश जाने। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और अखिलेश की विचारधारा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी तक जिन्ना का नाम ओवैसी की जुबान पर आता रहा है, लेकिन अब अखिलेश ने जिन्ना को महान बताकर नया विवाद छेड़ दिया है। अखिलेश के बयान पर संत समाज नाराज है। उनका कहना है कि विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अखिलेश ऐसा बयान दे रहे हैं। चुनाव आने वाला है, इसके लिए एक वर्ग को खुश करने के लिए जिन्ना का महिमा मंडन करना, क्या ये अच्छी बात है? उसके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है। अभी भी अखिलेश उद्दीन जी, आप सचेत हो जाओ, टोपी खुद पहनकर और आम जनमानस को टोपी पहनाना बंद कर दो। जिन्ना को लेकर अखिलेश के बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वहीं अखिलेश के बयान को लेकर अयोध्या के संतों में भी भारी गुस्सा दिखा जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का कहना है कि अखिलेश यादव चुनाव के समय एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगे हैं। राजू दास ने अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अखिलेश यादव ने जिन्ना को महान उस कार्यक्रम में बताया जो सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित था, यानी एक ऐसे महापुरुष जिसने देश को जोड़ा। वहां देश को तोड़ने वाले की तारीफ करके अखिलेश कौन सी सियासत साधना चाहते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश ओवैसी के भड़काऊ बयानों से घबरा रहे हों और उन्हें मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा हो। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आलोक पांडे भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आलोक जी, ये MY समीकरण जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, उसी को साधने की अखिलेश की कोशिश, या फिर जबान फिसली जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी, क्योंकि जब जब पाकिस्तान और जिन्ना आते हैं एडवांटेज बीजेपी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पिनाज, कभी भी राजनीति में जबान फिसलती नहीं है। ये बहुत कम मौके होते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव की विजय यात्रा का ये दूसरा पड़ाव था, हरदोई से शुरू हो रहा था, जिस तरह से वो मंच से बोल रहे थे, जबान फिसल गई हो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हाँ, नेता हमेशा वो बोलता है जिससे उसको फायदा मिलता है। आज जिन्ना को लेकर के पूरे देश में विवाद हो गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी किस तरह से इस देश को 2 हिस्सों में बांटा गया, और खासतौर पर जो नरसंहार हुआ था, उन सब चीजों को जोड़ करके आज अखिलेश की, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाए तो उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस के भी नेता इस तरह के जो उन्होंने समानता निकाले, बैरिस्टर होने के साथ आजादी की जो बात कही है, कांग्रेस भी असहज है इस तरह के भाषा से, इस तरह के बयान से। तो अखिलेश के इस बयान में जबान तो नहीं फिसली है, लेकिन हाँ, उन्हें अपने वोट बैंक को इसमें मजबूत होने की जरूर गुंजाइश दिखी। शायद यही वजह है कि उन्होंने मंच से ये बोल दिया। तो ये और अब भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेटेड बयान है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि MY समीकरण ही उन्हें सत्ता की कुर्सी तक ले जा सकता है। आपका शुक्रिया आलोक। अखिलेश मुसलमानों को लेकर क्यों इस कदर बेचैन है, आइए ये भी समझा देते हैं। क्योंकि अखिलेश ने तोल मोल के बोला है। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को अगर समझें तो 2017 में BSP ने 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 जीते, जबकि समाजवादी पार्टी ने 67 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे थे, उनमें से 18 जीते, जबकि कांग्रेस के 16 मुस्लिम प्रत्याशियों में से 2 ही जीत कर आए थे। 2012 में समाजवादी पार्टी को कुल मुस्लिम वोट का 59% मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह 60% था और 2017 में मुस्लिम वोट 70% मिला था। अब अखिलेश जहां सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता का सपना उत्तर प्रदेश में बिना मुसलमानों के अखिलेश पूरा कर लें, ऐसा होता नहीं। अगर देखा जाए तो 2002 में भी विधानसभा में 44 मुस्लिम विधायक थे, 2007 में 57 मुस्लिम विधायक थे, 2012 में 68 मुस्लिम विधायक थे और 2017 में 25 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए थे। इसलिए अखिलेश जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले और विधानसभा में ज्यादा मुस्लिम विधायक पहुंचे, क्योंकि उनका यादव वोट बैंक उनके साथ है। इसके लिए वो तुष्टीकरण की सियासत में जुट गए हैं। जिन्ना वाले बयान पर कैसे यूपी के CM ने तुरंत पलटवार किया, वो भी आप सुन लीजिए। वह देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। पुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और यूपी में कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो रामपुर में करीब 57% मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में 47%, संभल में 45%, बिजनौर में 43% से ज्यादा, सहारनपुर और शामली में 41% से ज्यादा, मुजफ्फरनगर की बात करें तो 41%, सहारनपुर में 41.95% और साथ ही शामली में 41.73% मुस्लिम आबादी मौजूद है। अमरोहा में 38% से ज्यादा मुस्लिम मौजूद हैं। इसी तरह से पूर्वांचल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बलरामपुर में करीब 37%, 28% मुसलमान मऊ में हैं और 22% से ज्यादा हैं। आजमगढ़ में 28% और मऊ में 22% से ज्यादा। सीतापुर और वाराणसी में करीब करीब 16%, गाजीपुर और मिर्जापुर में करीब 10% मुस्लिम मौजूद हैं। यही वजह है कि हैदराबाद से आए भाईजान असुद्दीन ओवैसी उन्हीं जगह पर भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं जहां जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। हालांकि 2017 में ओवैसी को कुछ ज्यादा नहीं हासिल हो पाया था। 38 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे थे, सभी उम्मीदवार हार गए थे। 37 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई थी।
लेकिन ओवैसी फिर से यूपी में आए हैं और उसी तरह की सियासत कर रहे हैं। आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कैसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 MP हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं की वजह से हम पार्लियामेंट के दौरों दीवार को हिला कर रख देते हैं, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के MLA कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़ियादत बनेगी तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नाइंसाफी नहीं कर। और यहाँ रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए आगे आपको दिखाएंगे किस तरह से डेंगू का डंक इस वक्त एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बना हुआ है। अगर बीते अक्टूबर महीने की बात करें तो डेंगू का कहर लोगों पर टूटा है। इस महीने देश के 5 से ज्यादा राज्यों में हालात खराब हो चले हैं। कई शहरों में बेड की किल्लत है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि नवंबर में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है। खासतौर से दिल्ली में डेंगू के केस जिस तेजी से बढ़े हैं, कई अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। दिल्ली में अब तक 1537 केस आए हैं। पिछले एक हफ्ते में 531 केस सामने आए हैं। 6 लोगों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में हर महीने डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। अगस्त में 72 केस थे, सितंबर में बढ़कर 217 हो गए, अक्टूबर में 1196 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली NCR में अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी तक मरीजों की स्थिति में सुधार नहीं आया। मॉनसून जाने के बाद डेंगू का खतरा पनपने लगता है। इस बार कोविड से लोग पहले ही परेशान हैं और डेंगू ने इस मुसीबत को और भी बढ़ा दिया है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड भी नहीं मिल पा रहे। दिल्ली सरकार दावे तो कर रही है, कमेटी भी बना दी है, लेकिन मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही। डेंगू नियंत्रण में है। हमने जहां भी केसेस जिस हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें देखा है कि कहां से कितने केसेस हैं, वो दिल्ली के कितने हैं, दिल्ली से बाहर के कितने हैं। तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अक्टूबर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़े हैं। LNJP अस्पताल में इमरजेंसी में आने वाले 100 मरीजों में से 45% में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, जिससे बेड की किल्लत और बढ़ गई है। इस वक्त हम फीवर के लिहाज से दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP की इमरजेंसी यानी कैजुअल्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से कतार में खड़े हैं लोग। और यहाँ पे जितने पेशेंट आ रहे हैं उनमें बड़ा हिस्सा तकरीबन 100 से 150 पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें बुखार है और उसमें से आधे के आसपास 45-50% पेशेंट्स ऐसा होता है जिन्हें बाद में जब डायग्नोस किया जाता है तो उनमें डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां पिछले 24 घंटे में 17 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। इस महीने कुल मरीजों का आंकड़ा 400 से ज्यादा हो चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 17 नए केस सामने आए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे नोएडा के जिला अस्पताल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको एडमिट किया गया है, मच्छरदानी लगाकर इन सब लोगों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। इस अस्पताल के अलावा चाइल्ड PGI अस्पताल में भी बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अब जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 404 जो आंकड़ा है वो छू गया है, जो पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है इस बार ज्यादा केस आने की वजह मॉनसून का देर से जाना है। जैसे जैसे सर्दी ज्यादा होगी केस कम होने शुरू हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अगर दिल्ली में साल दर साल डेंगू केस की बात की जाए तो बढ़ रहे हैं। 2021 में अब तक 1537 केस सामने आ चुके हैं। पिछले साल 1269 केस सामने आए थे और 2019 में डेंगू के 5000 से ज्यादा केस जो हैं वो टोटल सामने आए थे। तो ये आप स्थिति देख रहे हैं। हमारे साथ मोहित बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल्ली सरकार ने हर रविवार 10 मिनट 10 काम करने हैं वो कैंपेन चलाया था। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देख रहे थे, पोस्टर बैनर लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में जिस तरह का डेंगू का आउटब्रेक हुआ है, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और क्या अगले स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल फुल हैं? देखिए, जो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अभियान चलाए जा रहे हैं उसी का असर है कि साइकिलिक तीसरे साल में ये आया है, लेकिन बिना उसके मुकाबले कम है।
साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, हालांकि ये मामले जो हैं बीते एक हफ्ते में ही अगर हम बात करें तो 500 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं, जो अपने आप में परेशानी बढ़ाते हैं। 1537 मामले जो हैं ओवरऑल हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की पोजीशन जो आधिकारिक है वो हम आपको बताते चलें कि लगभग 11,000 बेड्स जो हैं वो 21 अस्पतालों में हैं। उनके अलावा कोविड के जो बेड्स हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली सरकार का ये कहना है। आज खुद जब हमने उप मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 1/3 जो है बेड्स वो ऑलरेडी रिजर्व कर दिए गए हैं, जो कोरोना के लिए रिजर्व किए गए थे उनमें से। लेकिन मामले बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। 500 से ज़्यादा मामले एक हफ्ते में बढ़ना ये अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है। हालांकि अच्छी बात यह है, इसे ये कहा जाएगा, कुछ राहत भरी खबर ये है कि मौतों का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा नहीं, मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा नहीं है, और डॉक्टर्स का भी मानना है मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। फिर भी जो मौत हैं वो जो अक्टूबर महीने में ही 6 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया मोहित आपका। और इस बीच आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय बढ़ाने पर जोर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक की है और फॉगिंग और मरीजों के इलाज पर जोर देने की बात कही है मनसुख मांडविया ने। इस तमाम अपडेट का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डेंगू से बचने का एक ही उपाय है कि आप जो है फॉगिंग करें, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और सतर्क रहें।